अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे इम्प्लांट्स, अलाइनर्स, हर तरह की सर्जरीज़, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, स्माइल मेकओवर्स, हर चीज़ को कवर करते हैं। और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मशीन से एंडोडोंटिक्स, रूट कैनाल, एक दिन में हम रूट कैनाल कर देते हैं जो अमूमन 3-4 विज़िट में होता है, जिससे आप हमेशा बर्तन को धो के रखते हैं रात को। इसी तरह से आपने अपने दांतों को साफ़ करके सोना है। बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने की सबसे बड़ी वजह फीडर का इस्तेमाल है। अब हम लोग अमूमन बच्चे के दांतों को या दूध के दांतों को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते कि इन्होंने गिर जाना है। टेट्रासाइक्लिन बेसिकली वो मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ना ही अर्ली चाइल्डहुड में। एक एंटीबायोटिक है। अब फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा पेज है, इन सब मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे अपने पेजेस बनाने का भी यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो और हम एक आम फहम सादा ज़ुबान में अपने इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो मेरा लाइफ में जो मकसद है वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं कि वो किस तरह से अपनी सेहत, ओवरऑल सेहत और अपने दांतों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना ज़ाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से हूँ। आज मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ। गुजरांवाला में आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अमारा लतीफ़ बाजवा साहबा। तो आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी जानेंगे। और ये डेंटिस्ट हैं गुजरांवाला में और गुज़श्ता 20 साल से इसी काम के साथ ये मुंसलिक हैं। लाइफ जर्नी के साथ साथ हम अपने दांतों की किस तरह केयर कर सकते हैं और सर रेहान अल्लाहवाला साहब को ये किस तरह जानती हैं, कैसे इन्होंने उनके बारे में जाना, तो ये सारे सवालात आज हम जानेंगे इंशाल्लाह इनसे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और बहुत कुछ। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं, दिस इंटरव्यू सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, द पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। बिला किसी तख़ीर के अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं डॉक्टर अमारा लतीफ़ बाजवा हूँ और पेशे के लिहाज से मैं एक डेंटिस्ट हूँ। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में मौका दिया बहुत सी जगहों पे रहने का, घूमने का, फिरने का और दुनिया देखने का, और इवेंचुअली अब गुजरांवाला में मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। जहाँ तक मैंने ज़िंदगी को देखा और परखा, अल्लाह ताला जब इंसान को किसी चीज़ से नवाजते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को वापस अपनी कम्युनिटी को, गिविंग बैक टू कम्युनिटी और सर्विंग द कम्युनिटी इन सम वे, ये उसके ऊपर एक फ़र्ज़ हो जाता है कि जब अल्लाह ने उसको इतनी चीज़ें अनायत की हैं तो वो भी अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करे और एक तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा कर सके। तो मेरा लाइफ में जो मकसद है वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं कि वो किस तरह से अपनी सेहत, ओवरऑल सेहत और अपने दांतों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अब मेरा अगला आपसे एक सवाल है जो कि काफ़ी देर से मुझे बेचैन कर रहा है, वो मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले आप जैसे बता रही थी, अब ये हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कब से आपने माशाल्लाह ये डेंटिस्ट का शोबा जो है ये ज्वाइन किया, शुरू किया, और ये ही क्यों? आप डॉक्टर तो बनना चाह रही थी या नहीं, लेकिन ये वाला ही शोबा क्यों आपने किया? डॉक्टरी एक हमारे ज़माने में तो वो था कि पेरेंट्स को ही शुरू से ये ख्वाहिश होती थी और वो बच्चे में टोटली फीड कर देते थे कि भाई डॉक्टर ही बनना है, ख़ानदान की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में ही है। मोहर लग जाती थी। ये भी अगेन अल्लाह का ही करम था कि अल्लाह ने शुरू से बहुत अच्छा जहन दिया था और मेरा अपना इंटरेस्ट भी साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा था। बट आई हैड दैट आर्टिस्टिक थिंग, शुरू से ही आर्ट एंड क्राफ्ट और चीज़ों की खूबसूरती और एस्थेटिक्स को देखने का और जांचने का एक बहुत शौक़ था। तो जब भी ये फील्ड चूज़ करने का बारी आई तो तब मुझे लगा कि एस्थेटिक डेंटिस्ट्री या डेंटिस्ट्री ओवरऑल एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप साइंस की बैकिंग के साथ साथ अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को यूज़ करते हुए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो यही वजह बनी थी डेंटिस्ट्री को चूज़ करने की। 2001 में मैंने कराची से, फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज कराची से अपना BDS मुकम्मल किया था और उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गई।
यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिला, शेख ज़ायद हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिला, और उसके बाद लाहौर मेडिकल और डेंटल कॉलेज के साथ मुंसलिक हो के, जहाँ से मैंने अपनी ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, उसी का पार्ट है एंडोडोंटिक्स, उसमें अपना FCPS की ट्रेनिंग मुकम्मल की। बहुत सारे लोगों से, प्रोफेसर से, टीचर से वहाँ पे रह के देखने का, जानने का मौका मिला। कॉन्फ्रेंसेस में, पेपर प्रेजेंटेशन में, इन सब चीज़ों के साथ एक्सपोजर हुआ। और रिसर्च और तहकीक के शोबे में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट हुआ, जिसमें हमने 2-3 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए। PCSIR के साथ मिलके हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए। फिर वही बात जो मैं पहले कह रही हूँ कि हमने तकरीबन 6000 बच्चों के मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाके सर्वेस किए और उन्हें एजुकेट किया कि किस तरह से अपनी डेंटल हेल्थ और ओरल हेल्थ का ख़्याल रखना है, ताकि शुरू से ही वो इस लाइन में आ जाएँ। 2010 के बाद से मैं मुल्क से बाहर चली गई थी और अभी 2-3 साल पहले वापस पाकिस्तान आने का मौका मिला है, और मैं चाहती हूँ कि दोबारा से हम इसी मिशन को शुरू करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस अवेयरनेस को क्रिएट करें मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे मैक्सिमम रीच हो सकती है। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा पेज है, इन सब मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे अपने पेजेस बनाने का भी यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो और हम एक आम फहम सादा ज़ुबान में अपने इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की। जी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में इट्स द गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, होल कम्युनिटी हु आर वर्किंग टुगेदर, सब मिल के काम कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने कंट्री में अपने लोगों के ऊपर डेंटल डिजीज़ का लोड 80% तक कम कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे मुल्क में 100 लोगों में से 70-80% लोगों को दांतों का कोई ना कोई मसला रहता है, तो स्कैंडिनेविया में लोगों को 10 से 20% तक ही दांतों के मसाइल होते हैं। बाकी लोग इस बीमारी से बचे रहते हैं। इतना डिफरेंस किस तरह? उनका एक मॉडल है, उस मॉडल के अकॉर्डिंगली प्रेगनेंसी में ही सबसे पहले माँ को एजुकेट किया जाता है कि उसने अपने खुराक में कैल्शियम, फॉस्फेट, फ्लोराइड्स टाइप के ज़्यादा अच्छे रखने हैं, ग़िज़ाइयत अपनी पूरी रखनी है। दूसरा, उन्हें एजुकेट किया जाता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो अगर प्रेगनेंसी में या अर्ली चाइल्डहुड में इस्तेमाल की जाएं तो दांतों के ऊपर बहुत बदनुमा पीले और ग्रे धब्बे पड़ जाते हैं जो सारी ज़िंदगी नहीं जा सकते। तो टेट्रासाइक्लिन बेसिकली वो मेडिसन है जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ना ही अर्ली चाइल्डहुड में। एक एंटीबायोटिक है। अब अवेयरनेस काफ़ी आ गई है और अब डॉक्टर्स इस दवाई को अमूमन नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ज़्यादातर मेडिसन एक तो सेल्फ मेडिकेशन पे हैं लोग, या जाके डिस्पेंसर से वो दवाई ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पे अब भी हमें मसला पेश आता है कि हमें टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग लोगों में, बच्चों में नज़र आती है। तो एक तो इस चीज़ को अवॉइड करना होता है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पहले साल, जिस दिन बच्चा 1 साल का होता है, उसका हमेशा पहला डेंटल चेकअप होता है, जिसमें सिखाया जाता है कि बच्चे के दांतों की केयर कैसे करनी है। अब हम लोग अमूमन बच्चे के दांतों को या दूध के दांतों को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते कि इन्होंने गिर जाना है, लेकिन मसला ये होता है कि उसी उम्र में जब दांतों में केरीज़ शुरू होती हैं तो मुंह में केरीज़ करने वाले जरासीम की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यही जरासीम फिर हमारे पक्के दांतों को भी मुतासर करते हैं। अगर बच्चे के मुंह में कीड़ा है और उसकी हैबिट्स और तरीके चेंज नहीं किए गए तो ऐसे बच्चे के पक्के दांत भी यकीनन मुतासर होंगे। दूसरा, बचपन में ही जब भी दांतों में कीड़ा लग जाता है तो साइंटिफिक स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जिस बच्चे के मुंह में 3-4 दांतों में कीड़ा लगा है, उसे दर्द रहती है, ऐसे बच्चे का कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अब ख़ुद सोचिए कि एक बच्चा मुसलसल एक दर्द से गुज़र रहा है, वो छोटा है, उसको समझ भी नहीं सकता। बड़ों के दांत में दर्द हो तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किस दांत में दर्द है। बच्चे दे कीप ऑन सफरिंग, उनके मुंह में पीप के दाने बने होते हैं जिसकी वजह से मुंह में टेस्ट बहुत गंदा आता है, वो खाना पीना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं।
हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वालिदैन आते हैं कि बच्चा खाता नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं खाता, या तो वो खून की कमी की वजह से नहीं खा रहा या उसके मुंह में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाता। ये दो बहुत मोटी मोटी रीज़न्स हैं। अगर कभी होंठ उठा के देखे तो नीचे पीप वाला दाना है और उसके खाने पीने में मुसलसल उसको वो टेस्ट आ रहा होता है। ऐसे दांतों का इलाज बहुत ज़रूरी है और फ़ौरन करवाना चाहिए। तीसरा, मुसलसल ऐसे क्रोनिक इन्फेक्शंस की वजह से एट टाइम्स बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनका डायरेक्ट ताल्लुक़ बच्चे की पूरी जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत और उसकी बढ़ोतरी के साथ है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि जो बच्चे जिस्मानी तौर पे उनकी नशोनुमा नहीं हो पा रही, तो यकीनन उनका यही वाला मसला होगा। पाकिस्तान में मल्टी फैक्टोरियल है। हमारे यहाँ बच्चे की ग़िज़ा भी अमूमन मुकम्मल नहीं होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसीज़ अब बहुत कॉमन होती जा रही हैं, आयरन की डेफिशिएंसीज़ बहुत कॉमन होती जा रही हैं। पहली दो तो मोटी मोटी यही वजूहात हैं। इसका भी कंट्रीब्यूशन है। जब हम एक बच्चे की सेहत को देखते हैं तो हमें हर एंगल से उसको देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसकी सेहत, जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी हर चीज़ को उसकी नशो-नुमा में हिंड्रेंस डाल रहा है या उसको रोक रहा है, और जहाँ पे भी वो प्रॉब्लम है हमें उसे हल करना चाहिए। सही, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बहुत ही अच्छे अंदाज से आपने एक एक चीज़ को बयान किया अच्छे लफ्ज़ों में, और हमारे देखने सुनने वालों को मुकम्मल इसकी समझ भी आ रही होगी। बहुत ज़बरदस्त। अगला मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये है कि मुंह की जो कह लें कि हम केयर जिसको इतनी अहमियत नहीं देते, आप हमें हमारे देखने वालों को ये बताएं कि ये कितनी अहमियत का हामिल है और उसके अलावा हम किस तरह से मुंह की हिफाजत कर सकते हैं और किस तरह हम इसकी केयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूँगी कि आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है कि हम अपने मुंह की और दांतों की केयर करें। सही। इसमें दोनों फैक्टर्स हैं। मैं मज़हबी हवाले से भी इस पे बात करूँगी और हमारे साइंटिफिक हवाले से भी इस पे बात करूँगी। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस बात पे ज़ोर देते थे कि अगर मेरी उम्मत के ऊपर ये बहुत भारी नहीं होता तो मैं हर नमाज में वज़ू के साथ मसवाक को लाज़मी करार दे देता। लेकिन उम्मत से मुशक्क़त के उसकी वजह से मैंने इस चीज़ को उस से नहीं कहा, लेकिन वो हमेशा एम्फसाइज़ बहुत करते थे मसवाक के इस्तेमाल पे। एक और जगह पे आता है कि अपने आखिरी वक्त में जब वो हज़रत आयशा के साथ थे तो एक सहाबी मिलने आए, वो मिसवाक उनके हाथ में थी। तो आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं मिसवाक करना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि आप कमज़ोरी के बायस उसे चबा नहीं सके तो हज़रत आयशा ने फिर चबा के आपको दिया और आपके दांत साफ़ करवाए, मिसवाक करवाई गई। ये चीज़ें सब ज़ाहिर करती हैं कि हमारा मज़हब हमें इनडायरेक्ट वे में कैसे बता रहा है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। वो अब हमें समझ आती है कि जब हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं, वो ख़वातीन जिनमें बहुत ज़्यादा मसूड़ों के मसाइल होते हैं, उनमें बाज़-औक़ात प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का वेट भी कम रहता है और बाज़-औक़ात मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सही। दूसरी तरफ मुंह की बीमारी, मसूड़ों की बीमारी का ख़ास तौर पे डायरेक्ट ताल्लुक़ है दिल की बीमारियों से। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है उनको हार्ट के प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस होते हैं। हम अमूमन इसी तरह से डायबिटीज़ के साथ ताल्लुक़ है कि मुंह के इन्फेक्शन की वजह से आपकी डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, और अगर डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो तो भी मुंह के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो वो एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसको आपने रोकना हमेशा मुंह की सफाई से ही है। इसमें हमने LMDC में रहते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी भी की थी जिसका पेपर अभी हम लिखने के मराहल में हैं, और उस स्टडी में हमने ये किया था कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा मुंह के मसूड़ों की बीमारी थी, हम उन लोगों को स्क्रीन आउट कर लेते थे और फिर उनके यानी दे वर नॉट डायबिटिक, उनको नहीं पता था कि उन्हें डायबिटीज़ है, लेकिन 10 ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मसूड़ों के मसाइल हैं, तो हम उनके शुगर टेस्ट करवाते थे और उनमें हमारा 20 to 30% हमने नए मरीज़ डायग्नोज़ किए थे जिनको शुगर थी। मतलब ये है कि शुगर जिन लोगों को होती है उसका एक फ़र्स्ट साइन जो है वो मुंह के या मसूड़ों की बीमारी की शक्ल में सामने आता है।
तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे मुंह की सेहत डायरेक्ट हमारी जिस्मानी सेहत के साथ इसका ताल्लुक़ है। और बहुत गहरा था। बहुत जितना बेहतर हम जितनी सफाई हम रख सकते हैं वो हमें रखनी है, ताकि हम ओवरऑल एक हेल्दी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। बाकी खूबसूरती के तो लिहाज से है ही कि एक दांत निकल जाए तो इंसान एकदम से 10-12 साल बड़ा लगने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, मुस्कुराहट और हर चीज़ पे एकदम से मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो इसलिए ये वाली सफाई और इसकी केयर तो बेहद ज़रूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस पे तो बात हो गई। अब मैं 2 हिस्सों में इस पे बात करूँगी। सबसे पहले जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है छोटे बच्चे। बच्चे के मुंह में जब पहला दांत आता है, जो अमूमन 6 से 8 महीने की उम्र में आता है, उसी टाइम उसकी सफाई ज़रूरी होती है। अच्छा। उसकी सफाई का तरीका ये है, आप बिल्कुल नरम कोई कपड़ा ले लें, डिस्पोजेबल क्लॉथ ले लें, बिल्कुल सिंपल, उससे उंगली पे अच्छी तरह से लपेटें और जैसे ही बच्चे ने दूध पिया है या फीडर पिया है, उसके बाद नरमी से उस दांत को अंदर बाहर से उस कपड़े से साफ़ कर दीजिए। ठीक है। इतने छोटे बच्चों के आप ब्रश नहीं करवा सकते। अब बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5-2 साल का हो गया है, तो 1.5-2 साल की उम्र से आप उसे ब्रशिंग शुरू करवाएंगे। बहुत छोटे मुंह वाला आप टूथब्रश लें, नरम वाला, और सिर्फ चावल के दाने जितनी आपने टूथपेस्ट लगानी है और बच्चे के दांत को साफ़ करना है। अगर बच्चा बाइट करता है या नहीं करवाता तो अगेन आप एक नरम कपड़े से उसके दांत साफ़ करेंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में और ओवरऑल भी, बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने की सबसे बड़ी वजह फ़ीडर का इस्तेमाल है। हमारी माएँ अमूमन बच्चे को फ़ीडर दे देती हैं, बच्चे भी फ़ीडर को एज़ अ कंफर्ट यूज़ करते हैं कि उसे मुंह में डाल के इधर उधर फिरते रहते हैं या मुंह में लेके सो जाते हैं, जिसकी वजह से सारा वक्त दांतों के इर्द गिर्द दूध की पूलिंग रहती है और दांत बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। इस बीमारी का नाम भी नर्सिंग या बेबी बॉटल केरीज़ ही है। ठीक है। तो जितनी जल्दी आप फ़ीडर छुड़वा सकते हैं उसे छुड़वाइए। खूबसूरत से कप्स लीजिए, स्ट्रॉज लीजिए या डमी कप्स पे आ जाइए और बच्चे को जल्द अज जल्द आप इस हैबिट से छुड़वा के कप्स पे ले आइए। दूध पीने के बाद उनको कुल्ली करवाइए, रात को सोने से पहले दांत ब्रश करवाइए। ये था बच्चों से रिलेटेड। जी, अब बड़ों पे अब हम आ जाते हैं। बड़ों के लिए एक बहुत सिंपल रूल है जिसे मैं हमेशा कहती हूँ 2/2 का असूल। 2/2 का असूल ये है कि आपने दिन में 2 दफ़ा दांत साफ़ करने हैं और 2-2 मिनट तक करने हैं। दिन में 2 दफ़ा और 2-2 मिनट के लिए। ठीक है। ये रात को सोने से पहले जो आपने आखिरी काम करना है, खा पी लिया, सब कुछ कर लिया, जिस तरह आप हमेशा बर्तन को धो के रखते हैं रात को, इसी तरह से आपने अपने दांतों को साफ़ करके सोना है। अच्छा। और हम समझते हैं कि दांतों की सफाई में सिर्फ ब्रश है जो दांतों को साफ़ कर देगा। जी। टूथब्रश दांतों का सिर्फ 64% हिस्सा साफ़ कर सकता है। जब हम ब्रशिंग करते हैं अंदर, बाहर और नीचे से करते हैं, लेकिन 2 दांतों के दरमियानी जगह पे कभी हमारा ब्रश नहीं जाता। तो जो सफाई का मुकम्मल पैकेज है वो है ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। फ्लॉस बहुत सस्ता मिलता है, 200-250 का आपको कहीं से भी मिल सकता है। टूथपिक्स वगैरह हमेशा डैमेज करती हैं, कभी प्रॉपर सफाई नहीं कर सकती। इस तरह से धागा है जिसे आपने दांतों के दरमियानी हिस्से को साफ़ करना होता है। तो जो वो बाकी का 30 to 32 या 38% हिस्सा है वो दांतों के सेंटर, और केरीज़ भी अमूमन इसी हिस्से से लगना शुरू होती हैं। तो यहाँ पे फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। समटाइम्स लोगों के दांतों में स्पेसेस होती हैं जिसको पंजाबी में वो कहते हैं जी वित्थान है। केरीज़ नहीं होती हैं, वैसे दांतों में जगह होती है जहाँ पे खाना फंस जाता है और बहुत तंग करता है। टूथपिक्स वगैरह मारने से अमूमन सिर्फ़ और सिर्फ आप गम्स को डैमेज करते हैं। उसके लिए ये स्पेशल एक ब्रश होते हैं जिन्हें हम इंटरडेंटल ब्रशेस कहते हैं। ये बहुत बारीक से होते हैं और आपको अपने डेंटिस्ट से ही आप कहें या कुछ अच्छी फार्मेसीज़ पे, गुजरांवाला की बात करें, बड़े शहरों में तो आपको आराम से मिल जाते हैं। तो वो जहाँ पे भी आपकी स्पेसेस हैं उनके दरमियान आप इन ब्रशेस को यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी स्पेसेस हैं तो आपका पूरा पैकेज सफाई का होगा।
टूथब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड देन यूज़ ऑफ इंटरडेंटल ब्रशेस। इस तरीके से आप अपने दांतों को बेहतरीन तरीके से साफ़ रख सकते हैं और फ्यूचर में केरीज़ और बहुत मसूड़ों के मसाइल और दीगर बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। बिल्कुल, यकीनन माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया। और अक्सर देखा जाता है कि दो दांतों के दरमियान से वो जो कीड़ा लगना शुरू होता है, और हमारे गांव की खवातीन अक्सर कहते हैं नहीं मैं पत्ती का दाना फंसे हैं, वो पत्ती के दाने को लेके निकल ही नहीं रहा, और जब दांत आधे से ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं तो फिर कहते हैं हाँ ये दांत खराब हो गए। जैसे सारे खान अल्लाह वाला साहब फरमाते हैं कोई भी काम करने से पहले आसान करो, यूट्यूब करो। यूट्यूब पे यकीनन इसके सारे तरीक़ेकार पड़े हुए हैं कि किस तरह हमें दांतों को साफ़ करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल है, ये तो चले आपने बता दिया, ब्रश करने के हवाले से हमें ज़रा बताएं कि हमें ब्रश किस तरह करना चाहिए। ब्रशिंग के प्रॉपर मेथड हैं जिनके ज़रिए दांतों को साफ़ किया जाता है। ब्रश को पकड़ के मुंह में घुमा लेने से कभी भी दांत ब्रश साफ़ नहीं होते हैं। एक तो जो हम 2 मिनट की बात करते हैं कि 2 मिनट दांत क्यों साफ़ करने हैं, यहाँ पे आने वाला हर दूसरा बंदा हमसे किसी ऐसी जादू असर टूथपेस्ट के बारे में पूछता है कि जिसके इस्तेमाल से उसके सारे मसले हल हो जाएं। मैं आपको ऐसी जादू वाली टूथपेस्ट दे भी दूँ, जब आपने उसको 30 सेकंड में सफाई करके फ़ारिग हो जाना है तो वो कोई असर नहीं करती। अक्ल आम फहम और अक्ल की बात है कि टूथपेस्ट के अज्जा को दांतों में जज्ब होने में भी टाइम लगता है। टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड को भी दांतों में जाना शुरू होना दूसरे मिनट में शुरू होता है। अच्छा, इसलिए आप इतनी देर तो दांत ब्रश करें कि वो अज्जा आपके दांतों में कुछ बेहतरी ला सकें। दूसरा, सबसे ज़्यादा मसूड़ों के जो मसाइल शुरू होते हैं वो हमेशा गम्स और टूथ के जंक्शन से शुरू होते हैं। ब्रशिंग करने का आम ये एक तरीका है, लोग इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ब्रशिंग आपने हमेशा दांत और मसूड़े के जंक्शन से शुरू करनी है। और ब्रश को आप राइट एंगल नहीं 45 के एंगल पे हल्का सा रखते हैं, आगे पीछे और नीचे, क्योंकि गम्स और दांत के दरमियान भी 0.5 mm की तकरीबन स्पेस होती है। सम टाइम पॉकेट्स की वजह से ज़्यादा गहरी स्पेसेस होती हैं। उन्हें साफ़ करने के लिए 45 एंगल पे रख के आगे पीछे और नीचे और फिर गोल गोल घुमा के तो आप दांत साफ़ करते हैं। यूट्यूब पे आप डिटेल में इन मेथड्स के ऊपर जो है आप देखिए, हमेशा आखिरी वाले दांत इग्नोर कर दिए जाते हैं और यहीं पे फिर कीड़ा शुरू होता है। तो आपने माइंडफुली अपने टीथ ब्रश करने हैं कि आखिरी दांत तक आपका ब्रश जा रहा है। सम टाइम ब्रश का हेड बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से वो एंड तक नहीं पहुंच सकता, तो ऐसे में कोशिश करें छोटे हेड वाला ब्रश इस्तेमाल करें। ब्रश हार्ड मत लीजिए, नरम या दरमियाना ब्रश लीजिए। हार्ड ब्रश स्मोकर्स के लिए हैं जिनके दांतों पे निकोटीन के स्टेन्स आ जाते हैं, तो उन्हें हम इस तरह की टूथपेस्ट और ब्रशेस देते हैं ताकि वो दांत की सरफेस से निकोटीन उतर सके, वरना हार्ड ब्रश अमूमन मसूड़ों को डैमेज करते हैं। तो आप सॉफ्ट या मीडियम ब्रश लें, एंगल ठीक रखें और टाइम लगा के सफाई करें। ब्रश के ऊपर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रश के ब्रिस्टल्स आहिस्ता आहिस्ता फैल जाते हैं। जिस दिन टूथब्रश के ब्रिस्टल्स फैल जाते हैं उसको आप तो फेंकने के काबिल है, थ्रो इट अवे एंड गेट द न्यू टूथब्रश। दूसरा टूथब्रश लीजिए नया, क्योंकि फैले हुए ब्रिस्टल्स वाला टूथब्रश कभी भी आपके दांतों को प्रॉपर साफ़ नहीं कर सकता। थोड़ी सी बात माउथ वॉशेस पे भी हम कर लेते हैं। महंगे माउथ वॉश आते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मुश्किल होता है लेना, अवॉइड करते हैं। जनाब, आप सिर्फ नीम गर्म पानी में नमक डाल के सुबह शाम उससे अच्छी तरह से कुल्लियाँ कर लीजिए। गांव का इलाका है तो नीम के पत्तों को पानी में उबालिए और वो पानी एंटीबैक्टीरियल भी है। नीम इतनी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। उससे कुल्लियाँ कर लीजिए, रोज़ाना नहीं कर सकते 2-3 दिन बाद हफ्ते में 1-2 दफ़ा कर लीजिए। इसी तरह हफ्ते में 1-आध दफ़ा, इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मीठा सोडा जो है वो पानी में डाल के उससे कुल्लियाँ कर लीजिए, खाने वाला मीठा सोडा। तो ये भी ओवरऑल आपके मुंह को जरासीम से पाक और काफ़ी हद तक साफ़ रखता है। तो ये एक चंद सादी आम टिप्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, रख सकते हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। एक आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोग ये गिला करते नज़र आते हैं कि दांत तो रोज़ाना साफ़ करते हैं लेकिन पीलापन नहीं जा रहा, तो वाइटनेस के हवाले से को बताएं किस तरह इनको वाइट किया जा सकता है, या होते भी हैं कि नहीं, इस पर मेहनत करनी चाहिए या नहीं? इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे अक्सर दांतों पे कैलकुलस जम जाता है, यानी मैल पक्का जम जाता है। सही। अब आप उसे जितना मर्ज़ी रगड़ते रहें, आप उसे साफ़ नहीं कर सकते। आपको अपने डेंटिस्ट की ज़रूरत है जो उस मैल को साफ़ कर दे। जैसे ही वो साफ़ होता है वो पीलापन दूर हो जाता है और दांत साफ़ सुथरा हो जाता है। दूसरी चीज़ है, जिस तरह हमारी जिल्द के रंग मुख्तलिफ हैं, इसी तरह दांतों के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा। ठीक है, कई लोगों के दांत बहुत वाइट होते हैं, कई कुदरती तौर पे कुछ पिलाहट लिए हुए होते हैं। सही। जिस तरह से अब हम बात करते हैं कि अपने जिल्द के रंग को बदलने की बजाय उसको साफ़ रखें और उसको एक्सेप्ट कीजिए, यही सेम चीज़ इसमें भी है। अच्छा। कि दांत साफ़ होने ज़रूरी हैं। अगर आप पीलापन दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड हैं, डेफिनेटली हैं, विनियर्स हैं, ब्लीचिंग मेथड्स हैं। अगर कोई वाकई कॉन्शियस है इस चीज़ के लिए, उनके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। जूम ब्लीचिंग्स हैं जो की जा सकती हैं और दांतों के रंग को बदला जा सकता है। सही। आप ये सारी सर्विसेज देते हैं, ये सारा? अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे इम्प्लांट्स, अलाइनर्स, हर तरह की सर्जरीज़, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, स्माइल मेकओवर्स, हर चीज़ को कवर करते हैं। और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मशीन से एंडोडोंटिक्स, रूट कैनाल, एक दिन में हम रूट कैनाल कर देते हैं जो अमूमन 3-4 विज़िट में होता है। हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जदीद और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। बार बार के चक्कर नहीं है? नहीं, एक ही दिन। अगर दांत में बहुत ज़्यादा पीप नहीं जमा हुई तो वो ऐसे दांतों का एक ही दिन में रूट कैनाल करके इलाज मुकम्मल करके फ़ारिग कर दिया जाता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट दूर दूर के शहरों से, कामों की, मुरीद के, नारोवाल, फैसलाबाद, इवन इस्लामाबाद और वाकंड से भी आते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम स्पेशल अपॉइंटमेंट्स, लॉन्ग अपॉइंटमेंट्स प्लान करके उनका ज़्यादा से ज़्यादा इलाज 1-2 दिन में करके तो उन्हें फ़ारिग कर देते हैं। तो हम अच्छी क्विक एंड क्वालिटी डेंटिस्ट्री को प्रैक्टिस कर रहे हैं। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू। आपने अपनी कीमती मसरूफियत में से टाइम निकाला और इतनी कीमती मालूमात जो कि मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। हालांकि मैं दांतों के हवाले से बड़ी केयर करता हूँ और मुझे आपकी बातें सुन के लग रहा है कि मैं कुछ नहीं करता। तो यकीनन देखने सुनने वालों ने भी काफ़ी इस चीज़ को सराहा होगा और काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए होंगे आपके इन जो भी आपने बातें की, मशवरे दिए। और यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपने मुंह की किस कदर हिफाजत करने की ज़रूरत है, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। मैं हूँ राना ज़ाहिद तुर्की वाला और रेहान फाउंडेशन की जानिब से ये इंटरव्यू था। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। हमारे साथ थी डॉक्टर अमारा लतीफ़ बाजवा साहबा, मैं इनका एक दफ़ा फिर से मशकूर हूँ। इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।